दोस्तों ये कहानी उस ज़माने की है जब जर्मनी में हिटलर का राज हुआ करता था। और आप लोग जानते ही हैं कि हिटलर ज्यूस को जान से मरवा रहा था। जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन होते हैं ना, वैसे ही एक धर्म होता है जुडाइज़म। और जुडाइज़म को मानने वाले लोग कहलाते हैं ज्यूस। तो हिटलर बहुत मार रहा था ज्यूस को। अब ऐसे में ज्यूस बहुत ज़्यादा डरे सहमे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कल ज़िंदा रह भी पाएंगे या नहीं, कल होगी भी या नहीं होगी। अब हमारी जो राइटर है ना, मार्गा मिंको, ये भी ज्यूस फैमिली से बिलोंग करती थी। और इनकी जो माँ है ना, वो बहुत ही भोली भाली सीधी सादी औरत है। इनको कोई भी अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकता है। तो एक दिन क्या होता है, मिसेस डॉर्लिंग नाम की एक औरत आती है इनके पास में, ऑथर की माँ के पास में। और आकर कहती है कि देखो ख़तरा बहुत ज़्यादा है, वॉर चल रहा है, पता नहीं तुम यहाँ पर रहो भी या ना रहो, कल कहाँ तुम्हें जाना पड़े। तो तुम एक काम करो, अपने घर का जितना भी कीमती सामान है ना, वो सारा का सारा सामान तुम मुझे दे दो। मैं अपने पास में अपने घर में संभाल के रखूँगी। और जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी, तो अपना सामान वापस ले लेना। इस तरह से उनको मैनिपुलेट करती है आके। अब ऑथर की माँ राज़ी हो जाती हैं और अपने घर का सारा कीमती सामान उन्हें दे देती हैं, मिसेस डॉर्लिंग को। और मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस राइटर को बता देती हैं, कहती हैं कि बेटा ये एड्रेस है, इसको याद रखना तुम। अब कई साल बीत जाते हैं, वॉर ख़त्म हो गया, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई। लेकिन ऑथर की जो माँ है और उनकी फैमिली है, वो सब ख़त्म हो गए वॉर में। दुनिया से जा चुके हैं सारे के सारे लोग। सिर्फ और सिर्फ ऑथर बची हैं। और एक दिन उन्हें याद आता है कि अरे माँ ने घर का सारा सामान ना मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था और मुझसे कहा था कि तुम इस एड्रेस को याद रखना। तो अब ऑथर कई सालों के बाद में मिसेस डॉर्लिंग के पास में जाती हैं अपना सारा सामान लेने के लिए। लेकिन मिसेस डॉर्लिंग मना कर देती हैं सामान देने से। अब आगे क्या होगा, ऑथर अपना सामान ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी, ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में पहली बार नरेटर अपना सामान लेने के लिए जाती हैं मिसेस डॉर्लिंग के पास में और पूछती हैं, क्या आप अब भी मुझे पहचानती हो? उस औरत ने मुझे ऐसे देखा जैसे मानो वो मुझे जानती ही ना हो। और उन्होंने बहुत थोड़ा सा दरवाज़ा खोल रखा था, ज़्यादा दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं थोड़ा सा पास में गई और सीढ़ी पे जाके खड़ी हो गई। मिसेस डॉर्लिंग ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जानती तुम्हें। अरे, पर मैं मिसेस एसएस की बेटी हूँ। ये सुनते ही उस औरत ने दरवाजे पर हाथ ऐसे रख दिया जैसे वो चाहती हो कि दरवाज़ा इससे ज़्यादा ना खुले। मतलब जब मिसेस डॉर्लिंग को पता लगा कि मिसेस एसएस की बेटी खड़ी है बाहर, तो वो और ज़्यादा दरवाजे को नहीं खोलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मिसेस एसएस की बेटी उसके घर के अंदर आए। और उसके चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई भी हाव भाव नहीं था। वो बस खड़ी की खड़ी रही चुपचाप और मुझे घूरती रही। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, शायद ही वो आंटी नहीं है। वैसे भी मैंने इन्हें बस एक बार ही देखा था, वो भी कई सालों पहले, जल्दी जल्दी में। ठीक से मैंने इन्हें देखा भी नहीं था, तो मुमकिन है कि मैंने ही गलत दरवाजे की घंटी को बजा दिया हो। मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। आंटी ने अब दरवाजे को छोड़ दिया था और एक तरफ हट गई थी। उन्होंने मेरी माँ की हरे रंग की ऊन की बनी हुई जैकेट को पहन रखा था और उस जैकेट के ऊपर जो लकड़ी के बटन थे ना, वो धुल धुल के पीले हो गए थे। कहने का मतलब ये है कि बटन को देखकर पता लग रहा था कि ये बहुत बहुत बार धुल चुकी है और बहुत बार इसे पहना जा चुका है। जब मिसेस डॉर्लिंग ने देखा कि मैं जैकेट को देख रही हूँ, तो दोबारा से आधे दरवाजे के ऊपर जाके छुप गई। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं सही जगह पर आई हूँ, सही एड्रेस है, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ की जैकेट पहनी हुई है। ये वही आंटी हैं जिन्हें मेरी माँ ने सारा सामान दिया था। तो तुम मेरी माँ को जानती थीं? मैंने पूछा आंटी से। आंटी ने कहा, क्या तुम लौट आए हो? मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। और कोई वापस नहीं आ पाया, सिर्फ मैं वापस आई हूँ। आंटी के पीछे ना एक दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। किसी ने आंटी के पीछे दरवाज़ा खोला और बंद करा और दरवाज़ा खुलने से बासी सड़ी हुई बदबू बाहर आई। दोस्तों, यहाँ पर हमें पहली बार हिंट मिल रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग का जो घर है ना, वो अच्छा नहीं है। उसमें साफ़ सफाई नहीं हुई, बेतुका ढंग है। क्योंकि जिस घर में से बदबू आएगी, वो घर में साफ़ सफाई तो होगी नहीं, बेतुके ढंग से रहेंगे। अगर रहने का सलीका होगा तो बदबू नहीं आ सकती घर में। और हिंट क्यों दिया राइटर ने हमें? देखो, ऑथर का जो सामान है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान है। वो ऐसा सामान है जिसे बहुत ध्यान से रखा जाए, संभाल के रखा जाए। अब क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग को रहने का ढंग नहीं आता, उनके घर से बदबू आ रही है, तो जाहिर है उन्होंने ऑथर के कीमती सामान को उल्टी सीधी तरह से बेतुके ढंग से रख रखा होगा, सही तरह से नहीं रखा होगा। मिसेस डॉर्लिंग ने कहा कि मुझे रिग्रेट है, मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आंटी, मैं तो ख़ास तौर से आपके यहाँ पर मिलने आई हूँ, ट्रेन पकड़कर आपसे। मैं बस कुछ पल आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन इस समय मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती, मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ।
किसी और वक्त आना तुम, मैं इस टाइम नहीं मिल सकती तुमसे। इतना कहकर मिसेस डॉर्लिंग ने अपना सर हिलाया और धीरे से दरवाजे को बंद कर दिया। ऐसे दरवाजे को बंद किया जिससे किसी को पता न लगे, कोई ये ना जान सके कि बाहर कोई है। मैं सीढ़ी पर वहीं खड़ी रही और वहाँ पे पर्दा हटा खिड़की का, कोई था जो मुझे देख रहा था। और फिर उस इंसान ने मिसेस डॉर्लिंग से पूछा होगा कि बाहर कौन आया गेट के ऊपर, उसको क्या चाहिए हमसे। और फिर मिसेस डॉर्लिंग ने कहा होगा, अरे कुछ नहीं, कोई नहीं आया। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि मिसेस डॉर्लिंग नरेटर के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताना चाहती थी। मैंने फिर से नेम प्लेट की ओर देखा, उस पर ब्लैक कलर का डॉर्लिंग लिखा हुआ था एनिमल पर। एनिमल एक तरह का चमकदार कोटिंग होती है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। और चौखट के थोड़ा ऊपर 46 नंबर लिखा हुआ था। जब मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर वापस लौट रही थी, वापस जा रही थी, तो मुझे अपनी माँ याद आई। अपनी माँ की कही हुई बातों को मैंने याद किया। और दोस्तों, अब नरेटर घर लौट रही हैं वापस, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग ने मना कर दिया था उनसे मिलने के लिए। और स्टेशन पर वापस आते हुए वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती हैं। मेरी माँ ने मुझे एड्रेस सालों पहले दिया था और वो टाइम वॉर का फर्स्ट हाफ था, मतलब वॉर की स्टार्टिंग थी। मैं थोड़े दिन के लिए घर में वापस आई थी और आते ही मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ बदला बदला सा है, कुछ कमी लग रही थी कमरे में। मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से गायब लग रही थी। तो मेरी माँ को बहुत हैरानी हुई कि मैं अभी तो आई हूँ और आते ही मैंने ये नोटिस कर लिया कि कमरे में से बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। फिर मेरी माँ ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। मैंने मिसेस डॉर्लिंग का नाम पहले कभी नहीं सुना था, पहली बार सुना था। लेकिन अकॉर्डिंग टू माँ, मिसेस डॉर्लिंग उनकी पुरानी जानने वाली थी और माँ ने भी उन्हें सालों से नहीं देखा था। लेकिन अचानक से वो हमारे घर पर आई और माँ और मिसेस डॉर्लिंग का दोस्ताना हो गया, आपस में दोस्ती हो गई। और तब से मिसेस डॉर्लिंग उनके घर पर रेगुलरली आने जाने लगी। दोस्तों, मिसेस डॉर्लिंग जब भी हमारे घर से जाती थी तो कुछ ना कुछ सामान लेके जाती थी साथ में। और फिर जो प्राचीन प्लेट्स हैं वहाँ दीवार पर टंगी हुई थी, वो भी ले गई अपने साथ में। फूलदान तो बहुत ही बड़े बड़े थे, जिन्हें उठाने में मिसेस डॉर्लिंग को काफ़ी दिक्कत हुई। और बर्तन उठाने में तो मुझे डर था कि कहीं इनकी कमर में मोच ना आ गई हो। मेरी माँ ने दया भरे अंदाज में सर हिलाते हुए सब कुछ बताया कि कैसे मिसेस डॉर्लिंग हमारे घर का सामान लेके गई, इतना भारी भारी। मेरी माँ को दया आ रही थी उनके ऊपर कि बेचारी मिसेस डॉर्लिंग इतना भारी भारी सामान लेके जा रही हैं हमारे घर से, कहीं उनकी कमर में मोच ना आ गई हो। माँ ने कहा कि मैं तो कभी हिम्मत भी नहीं कर सकती थी ये कहने की मिसेस डॉर्लिंग से कि हमारे घर का तुम सामान ले जाओ। बेचारी मिसेस डॉर्लिंग ने खुद कहा कि मैं तुम्हारे घर का सारा सामान ले जाती हूँ ताकि वॉर के टाइम तुम्हारा सामान सही सलामत रहे। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ऑथर की माँ ने नहीं कहा था मिसेस डॉर्लिंग से कि तुम हमारा सामान लेके जाओ। मिसेस डॉर्लिंग ने खुद कहा था कि मैं तुम्हारे घर का सामान ले जाती हूँ क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है, वॉर चल रहा है। और ऑथर की माँ इतनी ज़्यादा भोली भाली, इतनी शरीफ हैं कि उन्हें मिसेस डॉर्लिंग के ऊपर ही तरस आ रहा है कि बेचारी इतने भारी भारी सामान लेके जा रही है हमारे घर से, कहीं इसकी कमर में मोच ना आ जाए। मिसेस डॉर्लिंग मेरी सभी कीमती चीज़ों को सेफ रखना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि अगर वॉर की वजह से ये घर छोड़ के जाना पड़ा तो फिर तुम्हारा सब सामान खो जाएगा। कौन तुम्हारे सामान की सेफ्टी करेगा अगर वॉर की वजह से तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ा तो सारा कीमती सामान तुम मुझे दे दो। तो इस तरह से मिसेस डॉर्लिंग ने माँ को बेवकूफ़ बना के उनका सारा सामान हड़प लिया। मैंने माँ से पूछा कि क्या आप तय कर चुकी हैं कि वो हमारे घर का सारा सामान अपने पास में रख लें। लेकिन मेरी ये बात सुनकर माँ गुस्सा हो गई और मुझ पर चिल्लाई, मैं ऐसा क्यों कहती? ऐसा कहना तो मिसेस डॉर्लिंग की बेइज्जती करना हुआ ना। और ज़रा ये तो सोचो कि वो हमारी वजह से कितना बड़ा ख़तरा उठा रही हैं। इतना सारा महंगा महंगा सामान है वो बेचारी लेके जा रही हैं इतने ख़राब टाइम, वॉर के टाइम पर। तुम वो तो सोच नहीं रही हो कितना ख़तरा उठा रही हैं वो हमारे लिए। तो माँ के हिसाब से मिसेस डॉर्लिंग हमारी मदद कर रही थी, वो चोरी नहीं कर रही थी। माँ को मिसेस डॉर्लिंग के ऊपर पूरा भरोसा था। मेरी माँ को लगा कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाहों से देखा। और उस दिन के बाद से हमने इस टॉपिक के ऊपर कोई भी बात नहीं करी। और इन्हीं पुरानी बातों को याद करते करते मैं स्टेशन के ऊपर आ चुकी थी। दोस्तों, अब नरेटर दोबारा से प्रेजेंट में आ चुकी हैं और वो कहती हैं कि मेरा सारा का सारा ध्यान ना पास्ट में था, बीती बातों पे था, तो रास्ते पर मैंने ध्यान नहीं दिया। कैसा रास्ता था, कौन कौन लोग आए, कैसे कैसे घर थे, मेरा ध्यान गया ही नहीं। मेरा ध्यान कहाँ पे था? पास्ट में था। वॉर के बाद मैं दोबारा से उन्हीं जानी पहचानी गलियों में चल रही थी। मैं यहाँ पे सिर्फ मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए आई थी, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं जाना चाहती थी। वहाँ बहुत सारी यादें बसी हुई थीं।
देखो यहाँ पर नरेटर की पूरी फैमिली रहती थी, वॉर से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वॉर के बाद उनकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई और उनका घर उजड़ गया। तो अब भला वो क्यों उन गलियों को और उन घरों को देखना चाहेंगे? अगर पुराने यादों को ताज़ा करेंगे तो और ज़्यादा दुख होगा और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो वो यही कह रही हैं कि मैं यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए आई थी, इसके अलावा मैं वहाँ पर और कहीं नहीं जाना चाहती थी। और वापस आते हुए मैं पुराने दिनों को याद कर रही थी, माँ की बातों को याद कर रही थी, तो मुझे ध्यान ही नहीं गया कि कौन से गली पड़ रही है रास्ते में, कौन सा घर पड़ रहा है। दोस्तों, नरेटर अब दोबारा से पास्ट में जाती हैं और उन दिनों को याद करने लगती हैं जब पहली बार उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। माँ ने जब मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, उससे अगले दिन मैं देर से सोकर उठी थी और जब मैं सीढ़ी से नीचे आई तो मैंने देखा कि माँ किसी को दरवाजे तक छोड़ने जा रही हैं। वो एक औरत थी जिसकी कमर चौड़ी थी। माँ ने कहा कि ये रही मेरी बेटी और इशारे से मुझे बुलाया नीचे। मिसेस डॉर्लिंग ने अपना सर हिलाया और कोट रैक के नीचे एक भारी भरकम सूटकेस रखा हुआ था, उसको उठा लिया। मिसेस डॉर्लिंग ने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक अजीब से आकार की हैट पहनी हुई थी। मैंने पूछा कि क्या ये आंटी बहुत दूर रहती हैं? क्योंकि सूटकेस बहुत भारी था, उन्हें दिक्कत हो रही थी ले जाने में, तो मैंने पूछा कहीं दूर तो नहीं रहती, पास में रहती हैं क्या? तब माँ ने बताया कि ये मार्कनी स्ट्रीट में रहती हैं और इनके हाउस नंबर है 46। याद रखना बेटा ये एड्रेस। मुझे वो एड्रेस याद था, लेकिन वहाँ जाने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। दरअसल आज़ादी के तुरंत बाद मेरा उस सामान में ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और मुझे उस सामान से ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था। डर इस बात का था कि वो सारा सामान मेरे अपनों का था। मुझे उस सामान का सामना करना था जो मेरे अपनी फैमिली का था, और मेरी फैमिली अब रही नहीं, सारे लोग ख़त्म हो गए। मेरी फैमिली के कपड़े थे, बर्तन थे, घर का सामान था, लेकिन अब मेरी फैमिली मर चुकी थी, वॉर में ख़त्म हो गई थी। और आज़ादी के तुरंत बाद मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उस सामान का सामना कर सकूं, क्योंकि उस सामान को देख कर ना मुझे बहुत दुख होता। एक टाइम ऐसा था कि ये सारा का सारा सामान बहुत प्यार से सजा हुआ था, घर में बहुत प्यार से इसे रखा जाता था, डेकोरेट किया जाता था, लेकिन आज ये सारा का सारा सामान बंद अलमारियों में बस रखा हुआ है। धीरे धीरे सारी सिचुएशन नॉर्मल होती गई। रोटी का रंग हल्का होने लगा, कहने का मतलब ये है कि खाने पीने की चीज़ें बेहतर होने लगीं। और अब आप बिस्तर पर बिना डरे सो सकते थे। पहले तो ये डर लगा रहता था ना ज्यूस को कि कहीं हमें उठा के ना ले जाएं, कंसंट्रेशन कैंप में न डाल दें, जान से ना मार दें हमें। लेकिन अब वो डर धीरे धीरे ख़त्म होता गया, अब हम चैन से सो सकते थे। और जैसे जैसे ज़िंदगी नॉर्मल होती गई, मेरे अंदर पुरानी चीज़ों को देखने की इच्छा जागने लगी। देखो, जब स्ट्रेस कम होने लगता है ना ज़िंदगी में, तो इच्छाएं जागने लगती हैं। तो मैं भी अब अपने पुराने सामान को छूना चाहती थी, देखना चाहती थी और उन पुराने पलों को याद करना चाहती थी। मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ पर मेरी पहली कोशिश तो बेकार रही थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अब दोबारा से उनके घर में जाऊंगी। दूसरी बार जब मैं उनके घर पर गई तो लगभग 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ घर पे हैं? लड़की ने मना कर दिया, कहा कि मेरी माँ तो बाहर गई हैं किसी काम से। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। और फिर मैं उस लड़की के पीछे पीछे उनके घर के अंदर चली गई। मैंने देखा घर में एक पुराने ज़माने का लोहे का बना हुआ हैना का कैंडल होल्डर शीशे के पास टंगा हुआ था। हैना का दोस्तों इस तरह का बड़ा सा कैंडल होल्डर होता है और ये हमारा ही कैंडल होल्डर था, लेकिन हमने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही भारी था। हम हमेशा कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये बहुत बड़ा भारी भरकम होता था और इसमें काफ़ी झंझट रहता था। क्या आप बैठेंगी नहीं? लड़की ने पूछा। उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और पकड़ के रखा और फिर मैं लिविंग रूम में चली गई। जब मैं घर के लिविंग रूम में गई ना, तो मैं वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई, हैरान रह गई। मैं देखकर डर गई क्योंकि मैं एक ऐसे कमरे में खड़ी थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ सारा सामान हमारा था, लेकिन कमरा किसी और का था। तो मैं जानती भी थी उस कमरे को क्योंकि सामान हमारा था सारा, और नहीं भी जानती थी क्योंकि वो कमरा हमारा नहीं था। ये वो सारा सामान था जिसे मैं देखना चाहती थी, जिसके लिए मैं ट्रेन पकड़कर यहाँ तक आई थी। लेकिन उस कमरे का माहौल इतना अजीब था, इतना गंदा सा कमरा था वो, कि वो सारी चीज़ें भारी लग रही थी। मन ही नहीं कर रहा था उनको देखने का। शायद सब कुछ बेतुके ढंग से रखा हुआ था, या फिर हो सकता है कि सामान इस वजह से बुरा लग रहा हो क्योंकि वहाँ बहुत ही बेकार बदसूरत फर्नीचर था। घुटन भरी गंध थी कमरे में। मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं कमरे को चारों ओर देख लूँ। जिस सामान को हमने इतने प्यार से डेकोरेट कर रखा था, इतने संभाल के रख रखा था, वो इतनी बुरी हालत में बदबूदार कमरे में पड़ा हुआ था। लड़की ने मेरी तरफ एक कुर्सी को खिसकाया। मैं कुर्सी पे बैठी और वुलन टेबल क्लॉथ को घूर घूर के देखने लगी।
मैंने उस वुलन टेबल क्लॉथ को हाथ से रगड़ रगड़ के देखा और रगड़ने की वजह से मेरी उंगलियां गर्म हो गईं। फिर उसके डिज़ाइन को देखा और उस कपड़े के किनारे पे कहीं ना कहीं जलने का एक निशान होना चाहिए था, जिसे कभी ठीक नहीं किया गया था। तो मैं उस जलने वाले निशान को ढूंढने लगी। लड़की ने कहा कि मेरी माँ जल्दी ही आ जाएंगी, माँ के लिए तो मैं पहले ही चाय बना चुकी हूँ, क्या आप चाय पियेंगी? मैंने उसे थैंक यू बोला और फिर उस लड़की ने मेज़ पे चाय के कप रखे लाके। लड़की की कमर भी चौड़ी थी, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। उसने एक सफ़ेद चाय की केतली से चाय डाली। मुझे याद था कि उस केतली के ढक्कन पे सुनहरी किनारी थी। इसके बाद लड़की ने डब्बा खोला जिसमें चम्मच रखे हुए थे। मैंने कहा कि ये डब्बा तो बहुत अच्छा है, और ऐसा कहते हुए मेरी आवाज़ गूंजी उस कमरे में। मैंने अपनी ही आवाज़ सुनी और मुझे अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी, जैसे मानो इस कमरे में आकर मेरी आवाज़ ही बदल गई हो। अरे, आपको इस डब्बे के बारे में पता है? लड़की ने मुड़कर मुझसे पूछा और मेरी चाय लेकर आ गई। मेरी माँ कहती है कि ये डब्बा बहुत पुराना और कीमती है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे डब्बे हैं। लड़की ने कमरे की ओर इशारा किया और कहा, आप खुद ही देख लीजिए कितने सारे डब्बे हैं हमारे पास में, बहुत सारे डब्बे हैं। मुझे इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है, क्योंकि वो सारा सामान मेरा ही तो था। मैं तो बस टी टेबल पर रखा हुआ सजावटी सामान को देख रही थी। बचपन में मुझे उस पीतल की थाली में रखा हुआ सेब बहुत ज़्यादा पसंद था। और इसी बीच लड़की बोली कि हम इसे हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो प्लेट्स वहाँ दीवार पर टंगी है ना, उन प्लेट्स में तो हमने एक बार खाना भी खाया था। मेरा तो बहुत मन था उन प्लेट्स में एक बार खाना खाने का, लेकिन जब खाना खाया तो इतना कुछ स्पेशल नहीं लगा, कुछ ख़ास नहीं लगा। मुझे टेबल क्लॉथ पर वो जला हुआ निशान मिल गया था, और उस लड़की ने मुझे सवाल भरी नज़रों से देखा, जैसे मानो वो पूछना चाह रही हो कि क्या आपको पता था हमारे टेबल क्लॉथ पर जला हुआ निशान है? मैंने उस लड़की से कहा, घर की चीज़ों को छूते छूते आदत सी हो जाती है ना। इतनी आदत हो जाती है घर के सामान की कि आप उस सामान को ठीक से देखते भी नहीं हो। आप उसकी कदर नहीं करते हो जब तक वो आपके पास में होता है। आपको उस सामान की तभी याद आती है जब वो गायब हो जाता है। या तो आपने वो सामान रिपेयर होने के लिए दिया होता है या उधार पे दिया होता है, तब आपको वो सामान याद आता है, तब उसकी कदर मालूम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप नई नई गाड़ी खरीद के लेकर आए। अब स्टार्टिंग में तो आप बहुत देखोगे, बहुत ध्यान रखोगे, उसको रोज़ धोगे, रोज़ चमकाओगे, जब भी वहाँ से गुजरोगे अपनी गाड़ी देखोगे। लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी, आप भूल जाओगे कि मेरे पास में कोई गाड़ी भी है। लेकिन फिर अचानक से एक दिन आपकी गाड़ी गायब हो गई, या तो आपने उधार पर दे दी किसी को, या फिर आपकी गाड़ी रिपेयर होने के लिए गई है, तब आपको वो गाड़ी याद आएगी। तो सेम बात यहाँ पे नरेटर आपको समझाना चाह रही हैं कि जब ये सामान हमारे पास में था तो हमने इसकी कोई कदर नहीं करी। अब उसी सामान को बहुत ध्यान ध्यान से देख रही हैं, और नरेटर की आवाज़ अजीब तरह से गूंज रही है उस कमरे में। वो आगे कहती हैं कि मुझे याद है, एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा था कि बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे चांदी को साफ़ करना है बेटा, मदद कर दो मेरी। ये बहुत टाइम पहले की बात है। उस दिन शायद मैं बोर हो रही थी घर पे, शायद मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं घर पर ही थी। माँ ने इससे पहले मुझसे कभी मदद नहीं मांगी थी। मैंने माँ से पूछा कि कौन सी चांदी साफ़ करने के लिए कह रही हैं आप? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे बाबा, चम्मच, कांटे, चाकू। अब ये बहुत अजीब था, क्योंकि मुझे पहली बार पता लगा कि जिन बर्तनों में हम रोज़ खाना खाते हैं ना, वो चांदी के थे। तो नरेटर हमें यहाँ पर समझाना चाह रही हैं कि जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं ना, हम उनकी कदर नहीं करते, और जब वो चीज़ें खो जाती हैं तब हमें पता लगता है कि वो कितनी कीमती थीं। मेरी ये बातें सुन के वो लड़की दोबारा से हंसने लगी। मैंने लड़की की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम भी नहीं जानती कि वो सारा सामान चांदी का है। अब ये बात सुन के लड़की बड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने मुझसे पूछा, कौन सा सामान चांदी का है? जिसमें हम खाना खाते हैं उसकी बात कर रही हैं क्या आप? क्या वो सारा सामान चांदी का है? हाँ, सारा सामान चांदी का है। अब बताओ मुझे, क्या तुम्हें पता था कि ये चांदी का सामान है? अब लड़की थोड़ी देर के लिए झिझकी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे बताएं ये सारी बातें। फिर वो साइड बोर्ड की तरफ गई और एक दराज खोलना चाहती थी। उसने कहा कि मेरे बर्तन यहीं पर रखे हुए होते हैं, मैं देखती हूँ कि चांदी के हैं या नहीं। लेकिन तभी मैं उछलकर एकदम से खड़ी हो गई। मुझे वक्त का ध्यान ही नहीं रहा, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी थी। अब लड़की का हाथ दराज पर ही था। उसने पूछा कि क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करना चाहेंगी? नहीं, मुझे जाना होगा। इतना कह के मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। जब मैं घर से बाहर जा रही थी तब मैंने चमचों और कांटों की खनखनाहट सुनी। मतलब वो लड़की दराज में चेक कर रही थी कि उनके बर्तन चांदी के हैं या नहीं। सड़क के मोड़ पे मैंने नेम प्लेट को देखा, उस पर लिखा था मार्कनी स्ट्रीट। मैं हाउस नंबर 46 में ही थी, वो सही एड्रेस था। लेकिन अब मैं वो एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी। अब मैं वापस वहाँ पे कभी नहीं जाऊँगी,
क्योंकि हमारा जो सामान था जिससे यादें जुड़ी हुई थी, जिस सामान को हमने इतने प्यार से रख रखा था सजा धजा के, वो सारा सामान एक अजीब माहौल में अलग थलग बेतुके ढंग से पड़ा हुआ था। उसकी कोई केयर नहीं करी थी इन लोगों ने। और अब उस सामान ने अपनी वैल्यू को खो दिया था, बेतुके ढंग से रखा हुआ था वो। और अब तो मैं एक छोटे से कमरे में रहती हूँ। मैं यहाँ पर क्या ही करूँगी इतने सारे सामान का। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि वॉर के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई है, ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही, ज़िंदगी उजड़ गई, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, फैमिली उजड़ गई और गरीबी आ गई। राइटर एक छोटे से कमरे में रहती हैं, एक छोटा सा कमरा है और वो भी रेंट का, अपना नहीं है, रेंट का है। और इस कमरे की छोटी सी दराज में बस थोड़े से ही चम्मच और कांटे आ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी इतने सारे बर्तनों का, सामान का। तो मैंने ठान लिया था कि मैं उस एड्रेस को भूल जाऊंगी। जो जो चीज़ें मुझे भुलानी है ना, उन चीज़ों में सबसे आसान था उस एड्रेस को भूलना। कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई जिनको भुलाना है, उसके सामने ये एड्रेस भुलाना तो बहुत आसान काम है। और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, क्लास 11th इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करो, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।